हेमंत सर, आई गेस मैंने फटाफट ही सही, लेकिन सारे पॉइंट्स जो थे, मेजर पॉइंट्स आज मैंने कवर किए हैं, बिकॉज आई कैन सी दैट टाइम इज रनिंग सो फास्ट, इट्स 8:25 एंड एज पर द टाइम आई डोंट नो कि कितने क्वेश्चंस हम ले पाएंगे. सो ओवर टू यू सर, ओवर टू यू. आपके पास और कुछ मैटर है? जैसे उदाहरण के तौर पे मैं चाहूँगा आप एक चीज़ पे रोशनी डालिए कि कई सोसाइटीज़ क्या करती है कि आपने पार्किंग कर दिया हुआ, आपको तो पार्किंग स्लॉट दिया नहीं था, या आपने टेढ़ा मेढ़ा पार्किंग कर दिया, जिसको कहते हैं हम फॉल्स पार्किंग कर दिया है. पार्किंग नंबर 13 और 14 के बीच में जबरदस्ती गाड़ी डाल के टेढ़ा मेढ़ा ऐसा तरीके से पार्किंग कर दिया है कि 13 वाले को भी प्रॉब्लम है और 14 वाले को भी प्रॉब्लम है. राइट. तो कई सोसाइटीज व्हाट इज कॉल्ड एज दे पुट क्लैंप्स, CLAMPS, क्लैंप्स. राइट. रोकने के लिए गाड़ी को. राइट. तो क्या ये it is completely illegal, sir. You can call a police and you can take their help if society is clamping your car. ठीक है, आपने गलत तरीके से पार्किंग कर दी तो क्लैंपिंग इज नॉट एन आइडियल वे टू डील विद, बिकॉज मेंबर्स की भी सर जिम्मेदारी होती है. एवरीथिंग कैन नॉट बी फोर्सफुली केप्ट ऑन द सोसाइटी. मेंबर्स को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बिकॉज जो उनको पार्किंग स्लॉट दी जाती है मार्किंग करके, मार्किंग के बाहर उनको खुद को भी जब वो निकलते हैं बाहर, दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट उनको एक स्पेस दिया हुआ है. अपन फ्लैट में जाते हैं, अपने फ्लैट में जाते हैं ना, बाजू वाले के फ्लैट में तो नहीं घुसने लगते हैं. तो जब अपने को एक पार्किंग स्लॉट मिली हुई है तो वी हैव टू ऑलवेज गो विद द पार्किंग स्लॉट अलॉटेड टू अस, और कोशिश करिए कि अपने पार्किंग स्लॉट में ही आप पार्किंग कीजिए. इन केस अगर आपका यहां वहां हो जाता है, दैट शुड बी डील विथ वेरी एमिकेबली. ठीक है, होती है, इंसान है, गलतियां हो जाती है, बराबर पार्क नहीं किया, बच्चे जो नए नए जाते हैं नहीं सीख पाते हैं, आड़ी टेढ़ी लगा देते हैं, बट इट शुड बी डेल्ट विथ बोथ द वे फ्रॉम सोसाइटी एंड द मेंबर्स आल्सो. सर जी, ऐसा है कि कई सोसाइटीज में देयर आर व्हाट इज कॉल्ड एज अल्फा मेंबर्स, ALFA. मतलब मैं शेर हूं करके. हाँ. तो वो टेढ़ा मेढ़ा पार्क कर देता है. सेक्रेटरी बोलता है मैं आपसे बड़ा बब्बर शेर हूं, मैं क्लैंपिंग कर देता हूं. राइट. अब वो शेयर के पास क्या ऑप्शन बचता है? वो ठीक है ना, अप्रोच टू पुलिस सर, पुलिस FIR करता हूं मैं. राइट. आईपीसी के सेक्शन के हिसाब से पुलिस, देखिए पार्किंग के लिए तो कोई ऐसे आईपीसी में दिया हुआ नहीं सर, ना CRPC ना आईपीसी में स्पेशली पार्किंग के लिए नहीं है. बट वो लड़ाई झगड़े और मैन हैंडलिंग में इन लोगों को थोड़ा सा पुलिस खींचती है. FIR तक तो नहीं जाती मैटर सर, पुलिस भी इतना हेल्पफुल नहीं करती है. लेकिन अगर कुछ ज्यादा ही हो गया, कांच वांच तोड़ दिया या कोई मेंबर ऐसे है कि मार वार दिया, कुछ हो गया, देन इट कैन बी टेकन टू द पुलिस स्टेशन. एंड आईपीसी विचार है कि अगर आपने मेरे कार को क्लैंप लगा दिया हुआ है, हाँ सर, क्या आपके अधिकार क्षेत्र में था या नहीं था? क्लैंप लगाने का काम RTO करता है, उसको तो अथॉरिटी दिया हुआ है क्लैंप लगाने का. बिल्कुल सर, बिल्कुल. लेकिन सोसाइटी के अंदर क्या आप मेरी गाड़ी में क्लैंप लगा सकते हो? एब्सोल्युटली नॉट सर, एब्सोल्युटली नॉट. और मुझे उस पर FIR करना है, क्योंकि मैं शेर हूँ और वो बब्बर शेर है, मुझे उसको टाइम डाउन करना है. तो मैं चाहता हूँ कि मेरी FIR दर्ज हो. अब किस सेक्शन में FIR दर्ज होनी चाहिए? ये उसने मेरे को रिस्ट्रेन किया हुआ है, क्रिमिनल रिस्ट्रेन किया हुआ है. मी एंड माई प्रॉपर्टी इज बीइंग रिस्ट्रेन्ड बाय योर एक्शन. सो एक वो रिस्ट्रेनिंग का बनता है, एक वो न्यूसेंस का बनता है, न्यूसेंस आईपीसी बनता है, एक हैरासमेंट का बनता है, राइट, एक इंटिमिडेशन का बनता है, एंड सो 4-5 सेक्शंस बन जाते हैं. तो मैं अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप मैनेजिंग कमेटी हो, अगर आपने क्लैंपिंग कर दिया हुआ है, तो ये सारे सेक्शंस आप पे लग सकते हैं. और अगर प्रॉपर विटनेसेस हैं, प्रॉपर CCTV का फुटेजेस वगैरह है वगैरह, तो आप पर ये सब कार्रवाई हो सकती है. और इसके लिए जो सजा है वो लगभग मिनिमम 3 साल की लगती है. एब्सोल्युटली राइट सर. तो ये एक ध्यान रखें मैनेजिंग कमेटी के लिए भी, और अपने फ्रेंड्स को भी ये बता दें कि जरूरत पड़ने पे ये FIR आप जरूर करें, अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मैनेजिंग कमेटी परेशान करने की फिराक में लगी रहती है. ओके, अभी आपसे अगला प्रश्न ऐसा है सर जी कि मुझे एक पार्किंग खरीदनी है, लेकिन मैं नहीं खरीद सकता.
लेकिन बिल्डर बोलता है कि भाई ये वाली पार्किंग जो है इसमें एफएसआई कंज्यूम्ड है, हम्म, और मेरे सैंक्शन प्लान्स में भी ये लिखा हुआ है कि हम्म, 500 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट है, 100 स्क्वायर फीट है, 50,000 स्क्वायर फीट ये हो गया, और 200 स्क्वायर फीट का ये एडिशनल एफएसआई है। तो टोटल एफएसआई 50,200, और वो क्लियर मार्केटिंग डिमार्क भी हो रहा है। तो इफ दिस पार्किंग इज एफएसआई कंज्यूम्ड, तो वो स्पेस भले ओपन हो या कवर्ड हो या गैराज हो, can this space, a parking space which has consumed FSI, can it be purchased? Can it be sold? Can the society issue a separate share certificate? Can that particular thing subsist with stamp duty, registration fee, transfer of property act parameters, etc.? So that is the question, sir ji. Sir, with the new scenario, if I can say, ऐसी प्रैक्टिस अभी तो कोई नहीं कर रहा है, लाइक कि एफएसआई को पार्किंग में कन्वर्ट करके और इस तरीके से बेचे। बट प्रीवियसली आई गेस कि बहुत पहले होता था कि गैरेज को वो लोग एफएसआई दिखाते थे, एंड उसके लिए बाकायदा अलग से शेयर सर्टिफिकेट भी बनते थे, एंड उसको एनेक्चर किया जाता था डॉक्यूमेंट्स में भी एंड एग्रीमेंट में भी। उसको सेपरेट एक स्टैंड आउटसाइड का एक स्ट्रक्चर दिखा के फिर सेल करते थे। दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि दैट इज अ पॉसिबल थिंग, बट इन टुडेज सिनेरियो इट इज इम्पॉसिबल टू से दैट कि एफएसआई इंक्लूडेड करके पार्किंग करके उन्होंने किया हुआ है ऐसा कुछ, एटलीस्ट नॉट इन मुंबई सर। मुंबई में करीबन एक लेटेस्ट से 30-40 पहले साल की कंस्ट्रक्टेड पहले की जो बिल्डिंग है, 40 एक बरस की पहले की बिल्डिंग है, हाँ, तो उसमें मैंने देखा हुआ है कि कुछ गैरेजेस हैं, गैरेजेस हैं सर, वो गैरेजेस राइट, कवर्ड है, शेयर राइट, सर्टिफिकेट्स भी इशू किया हुआ है उस गैरेजेस में। चेंज ऑफ यूजर करके उसको सिलाई की दुकान है या छोटे मोटे ऑफिसेस भी बन जाते हैं, राइट, ऑल दोस थिंग्स आर अवेलेबल, राइट। नाउ वन मोर क्वेश्चन, वहां पे ऐसे गैरेजेस में सर कोई बाथरूम या नल का कनेक्शन नहीं देते हैं वो लोग। इट इज जस्ट अ गैरेज, चार तरफ से कवर रहेगा, ऊपर रूफ रहेगी एंड शटर रहेगा, दैट्स इट। Many friends do ask कि is there any legal connection between allotment of parking and conveyance of society plot? मतलब आप ये कह रहे हो कि ये पार्किंग तो मेरी है, पार्किंग तो एक्चुअली किसी की भी नहीं है, पार्किंग कॉमन स्पेस में आता है, कॉमन स्पेस का जो कस्टोडियन है और जो ट्रस्टी है वो सोसाइटी है, तो वो प्रॉपर्टी पूरी सोसाइटी की है। आपको पार्किंग नंबर 11 आपको अलॉट किया हुआ है ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ यूसेजेस एंड नथिंग एल्स। अब जब रीडेवलपमेंट के समय जाता है तो बोलता है कि नहीं ये तो पार्किंग 200 स्क्वायर फीट की मेरी है, इसका क्या फंडा है, क्या करना चाहिए ऐसे टाइम? नहीं सर, इट इज नॉट कनेक्टेड विद द एनी ऑफ दिस कन्वेंस थिंग। अगर रीडेवलपमेंट में जाती है सोसाइटी तो एक चीज समझिए कि जो पुरानी चीजें हैं, अगर आप बोल रहे हो कि ये मुझे अलॉटेड है, दैट स्टैंड जीरो वैल्यू, क्योंकि वो पार्किंग पूरी सोसाइटी की है, वो आपकी नहीं हो। ठीक है, आप चिल्ला रहे हो कि मेरे पास अलॉटमेंट लेटर है, ये है वो है, आप एट द एंड ऑफ द डे अगर आप सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे तो रिजल्ट वही आने वाला है जो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी सोसाइटी की है। जस्ट बिकॉज बिल्डर ने आपको लिख के दे दिया है कि ये जगह आपकी, तो आपकी नहीं हो जाती, बिकॉज यू हैव नॉट पेड एनी काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन चार्जेस or stamp duty, and neither that space is included in FSI. ओके सर जी, एक चीज और के बारे में रोशनी डाली अपने दोस्तों के लिए कि पार्किंग चार्जेस सोसाइटी किस हिसाब से लगा सकती है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, पहली कार का, दूसरी कार का, चौथी कार का, स्कूटर का वगैरह, एंड ऑल दोस थिंग्स। राइट सर, ये पार्किंग चार्जेस जो है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है जनरल बॉडी मीटिंग में। आप सब लोग मिलके जो डिसाइड करेंगे आपके लिए, वो आपके लिए पार्किंग चार्जेस होगा। ये मैनेजिंग कमेटी को भी पावर नहीं है कि वो डिसाइड करे कि कितने अपने को लगाना है, क्या लगाना है। ये जनरल बॉडी मीटिंग में ही डिसाइड होता है कि पार्किंग चार्जेस एक नॉर्मल, जो सबको एक फ्लैट में जो आदमी रह रहा है, अगर उसका मेंटेनेंस आप समझिए आज के डेट में 5,000 रुपए है, तो एक नॉर्मल पार्किंग चार्जेस 200 to 300 के बीच में या 500 तक भी लिया जा सकता है। एंड मेंबर अगर एग्री करते हैं तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो इन रिस्पेक्टिव ऑफ। अगर आप जो सेकंड पार्किंग के लिए बोल रहे हो, पहले तो सेकंड पार्किंग चार्जेस तब आएगा जब आपके पास सेकंड पार्किंग पार्क करने के लिए स्पेस होगी। अगर
आपके पास वैसी जगह है सोसाइटी में जहां पे आप सेकंड पार्किंग अलॉट कर सकते हो, तो इट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द अगेन जनरल बॉडी मीटिंग कि वो क्या डिसाइड करते हैं। अगर फर्स्ट पार्किंग के लिए दे हैव चार्ज फॉर 500 रुपीज एंड फॉर सेकंड दे आर आस्किंग 1000 रुपीज एंड एवरीबडी इज एग्रीइंग, देन सेकंड पार्किंग चार्जेस के लिए 1000 रुपीज पे करने पड़ेंगे आपको एज जनरल बॉडी मीटिंग में जो डिसाइड हुआ होगा। अगर थर्ड के लिए 1500 बोलते हैं और आपके पास पार्किंग अवेलेबल है, then they can also charge 1500 rupees. Okay, now there is also one more important thing before we go on to our friends for their queries. Yes sir. Typically सोसाइटी में बोर्ड लगा देते हैं, पार्किंग एट ओनर्स रिस्क। Right. हाई कोर्ट का एक जजमेंट है कि आप ये बोर्ड मत लगाइए, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपके कंपाउंड के अंदर गाड़ी आ गई and since you are the trustee or the custodian of that society property, and because you are levying parking charges, and because you are levying general amenities charges, and because you are levying security charges, because that area is also covered under CCTV footage वगैरह, तो ये बोर्ड का क्या महत्व है? सर देखिए ये क्या सर, और अगर इसी तरह की गाड़ी अगर डैमेज हो जाती है ये सब होने के बावजूद भी, और सोसाइटी ये बोलती है कि भाई हमने तो बाहर बोर्ड लगा रखा था कि आप अंदर आओगे तो पार्किंग करोगे तो आप अपनी जिम्मेदारी पे करोगे, आपकी गाड़ी को आग लग भी जाती है, कोई लगा भी देता है, ये तोड़ देता है, या बच्चे कांच वाच भी तोड़ देते हैं खेलने वगैरह के टाइम पे, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? तो थोड़ा कंज्यूमर कोर्ट के पर्सपेक्टिव से, थोड़ा सिविल कोर्ट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मेरी गाड़ी डैमेज हुई, मेरी प्रॉपर्टी डैमेज हुई, मेरी प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू माय स्टेटस आल्सो, राइट। एंड मेरी अगर प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, शाम को मैं नीचे उतरता हूँ और ये देखता हूँ कि अरे मेरी गाड़ी तो पंचर हो गई है, अब मुझे हॉस्पिटल जाना है अपने बापूजी को लेके या अपनी बीवी को लेके, अपने बच्चों को लेके, ये जो लाइबिलिटी है ये किसके ऊपर फिक्स करना चाहिए? क्योंकि सोसाइटी बोलने वाली है पार्किंग एट ओनर्स रिस्क, पार्किंग एट ओनर्स रिस्क डिस्पाइट यू पेइंग मी द पार्किंग चार्जेस। तो थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप बताएं अपने फ्रेंड्स को। सर विद द रिस्पेक्ट ऑफ सेवरल जजमेंट्स जो हैं, ये जो पार्किंग किसकी जिम्मेदारी है, अगर एक बार सोसाइटी में आपकी गाड़ी पार्क हो गई अंदर और सपोज कांच टूट गया, बच्चों ने खेलते हुए तोड़ दिया, या कोई स्क्रैच मार के चला गया, या कोई भी ऐसे इंसिडेंट्स हो गए जो अनवांटेड हैं, तो उसके लिए आप सोसाइटी का कॉलर पकड़ सकते हैं सर। बिकॉज व्हाट आई फील दैट कि यू आर अ कंज्यूमर ऑफ दिस सोसाइटी एंड यू आर पेइंग अ मेंटेनेंस, other than maintenance you are paying a parking charges, other than paying parking charges you are paying a security charges and many other charges, whatever society is asking and you are paying। तो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके मेंबर्स की और उसके मेंबर्स की गाड़ी की ख्यालात रखें। सोसाइटी में जो वॉचमैन बिठाए हुए हैं, जो सीसी कैमरास लगे हुए हैं, जिसके लिए मेंबर पे कर रहा है, इवेंचुअली पे तो मेंबर ही कर रहा है, तो वो एक मुझे ढूंढना पड़ेगा सर, कंज्यूमर कोर्ट का है, इसमें गाइडलाइंस दी हुई है कि ये चीज सोसाइटी के माथे जाती है, सोसाइटी हैज टू पे दिस थिंग। एंड इन द सिमिलर वे अगर मेंबर से कोई चीज ऐसी हो जाती है तो दैट मेंबर इज लाइबल टू पे फॉर द सोसाइटी। इट कम्स विद द बोथ द थिंग्स। अगर सोसाइटी से या सोसाइटी के अहाते में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो मेंबर कैन ऑलवेज डिमांड एंड कंपनसेशन या वॉट एवर ही फील्स फिट टू हिम। एंड अगर सेम चीज मेंबर से हो जाती है सोसाइटी के लिए, तो सोसाइटी कैन ऑलवेज आस्क दैट मेंबर टू पे फॉर द डैमेजेस। एक और छोटा प्रश्न मेरे मन में ऐसा आता है कि मैं फ्लैट ओनर हूँ, मेरा नाम अनिल शर्मा है, मैं फ्लैट ओनर हूँ, मुझे 100 रुपए पार्किंग चार्जेस लग रहा है। कई सोसाइटीज में ये प्रचलन है जोड़ जबरदस्ती का कि टेनेंट आया है ना तो टेनेंट को 500 रुपए पार्किंग चार्जेस लगाना, सेम पार्किंग स्लॉट विच इज अलॉटेड टू फ्लैट नंबर 101। तो 101 को पार्किंग स्लॉट 11 नंबर अलॉट हुआ है, वहां पे 11 नंबर वाला खड़ा करता रहा है। 1 फाइन डे वो अनिल शर्मा 11 नंबर
फ्लैट नंबर 101 वाला, यानी कि पार्किंग स्लॉट 11 नंबर वाला, वो भाड़े पे दे देता है अपना फ्लैट, और टेनेंट आता है, पार्क करता है वहां पे, क्योंकि पार्किंग अनिल शर्मा को नहीं दिया हुआ है, पार्किंग दिया हुआ है फ्लैट नंबर 101 का। एब्सोल्युटली। अब टेनेंट आता है तो वो भी 101 नहीं दे रहे हैं, लेकिन सोसाइटी बोलती है नहीं नहीं, आप टेनेंट हो तो आपको अब एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये कहाँ तक सही है, इसका क्या रेमेडी है, लीगल रेमेडी, और सोसाइटी ऐसा कर सकती है या नहीं कर सकती है, और नहीं कर सकती है तो इसका लीगल रेमेडीज क्या हो सकता है? एब्सोल्युटली सर, ये सोसाइटी नहीं कर सकती है बिल्कुल। वो जैसे मैंने पहले भी बताया कि टेनेंट को डबल चार्ज करना कंप्लीटली इलीगल है और आउट ऑफ द बॉक्स जाता है ये चीज। रीजन मैं बताता हूँ, बिकॉज एक जब हम अपना फ्लैट रेंट पे देते हैं तो सोसाइटी हमको 10% नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस लगाती है। हमारे मेंटेनेंस में एक कॉलम आता है, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस 10% लगाती है, विच वी आर ऑलरेडी पेइंग टू द सोसाइटी। और जो पार्किंग है वो एक फ्लैट को दिया हुआ है, जैसे आपने बताया अनिल शर्मा का फ्लैट है 101, तो अनिल शर्मा को नहीं दिया हुआ है, वो फ्लैट को दिया हुआ है। इन रिस्पेक्टिव वहां पे कोई भी रहे, वो शर्मा जी रहे चाहे वर्मा जी रहे, कल को अगर टेनेंट भी आ रहा है तो वो फ्लैट के साथ में जो पार्किंग लगी हुई है उसके रेंट पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज ये कॉमन एमिनिटीज है, एक कॉमन बायलॉज आपने पास करके उसको रूल्स फ्रेम करके उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो और ऑलरेडी अपन ने 10% नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस भरे हुए हैं, तो उसके अलावा अगर सोसाइटी इस तरीके का कोई रेजोल्यूशन निकाल के लाती है कि टेनेंट्स के लिए हमारे पार्किंग चार्जेस अलग रहेंगे, तो ये बाय लॉ के हिसाब से भी गलत है और अपन इसको चैलेंज कर सकते हैं इन डिस्ट्रिक्ट फोरम एंड कंज्यूमर फोरम में। बिकॉज अगेन वो फ्लैट ओनर जो है वो एक कंज्यूमर है फॉर सोसाइटी, एंड उसके फ्लैट को अगर वो रेंट पे देता है तो उसकी विश है, और उसको अगर सोसाइटी इस तरीके से देखती है तो ऑलवेज सोसाइटी विल बी इन फॉल्ट। कि आपने टेनेंट को रखा हुआ है, 500 रुपये पार्किंग चार्जेस ले रहे हो, 10% नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस भी ले रहे हो। ऑब्वियसली जो अनिल शर्मा 101 फ्लैट वाले को पार्किंग चार्जेस लग रहा था 500 रुपया, हाँ। तो प्रश्न ये उठता है कि अनिल शर्मा को जो 10% नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस बिल में लग रहा है, डज इट कवर द पार्किंग चार्जेस ऑल्सो? मतलब 500 रुपया प्लस 10% इज 550 रुपया नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस। तो वो 500 रुपया तो पार्किंग चार्जेस ले रहे हैं, और नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस में फिर वहां से 50 रुपए ले रहे हैं। हाँ, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस जो होते हैं सर वो मेंटेनेंस पे होते हैं, वो चीज मेंटेनेंस पे आती है। पार्किंग चार्जेस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मेंटेनेंस। अगर आप आपका मेंटेनेंस बिल देखेंगे तो पार्किंग चार्जेस, वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो भी हैं वो अलग अलग तरीके से बताए हुए हैं। तो आपके पार्किंग चार्जेस मेंटेनेंस में नहीं आते हैं, एंड जो भी आपके नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस लगते हैं 10% वो आपके मेंटेनेंस पे लगते हैं। तो ये दोनों चार्जेस अलग अलग हैं, और जिस हिसाब से आप बता रहे हैं वो अलग अलग ही लगेंगे सर। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें खुलासा करना जरूरी है। हाँ सर। कि जो सर्विस चार्जेस है सोसाइटी की, इट इंक्लूड्स वेरियस थिंग्स, हाँ, और उन सब पे 10% नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस लगना है। राइट, दैट मेंटेनेंस चार्जेस वाज एक्चुअली सर्विस चार्जेस। वो सर्विस एंड मेंटेनेंस में पार्किंग चार्जेस भी कवर है, तो वो आप नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस तो दे ही रहे हो। चलिए ठीक है, एक और लास्ट प्रश्न मैं आपसे मेरे तरफ से पूछता हूँ कि टेनेंट और सोसाइटी के बीच में क्या संबंध है, और टेनेंट सोसाइटी पर लीगल प्रोसिक्यूशन किसी भी तरह का कर सकता है या नहीं कर सकता है? मैं चाहूंगा सर इसका जवाब आप दें। ओके, अब ऐसा है कि एक चीज होती है कॉल्ड एज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टेनेंट इज पार्किंग इन दैट पर्टिकुलर स्पेस, टेनेंट की गाड़ी डैमेज हो जाती है, तो टेनेंट क्या कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकता है या नहीं? अगर आंसर यस है तो उसका जवाब होना चाहिए कि किस आधार पे करेगा वो। आधार क्या है? आपको पता होना चाहिए कि टेनेंट को रखने के पहले आपको बाय लॉ प्रिस्क्राइब फॉर्म नंबर 11 यानी कंसेंट ऑफ फ्लैट ओनर, और बाय लॉ फॉर्म नंबर 27 यानी कंसेंट ऑफ टेनेंट। उसके अलावा सोसाइटी उसे 100 रुपया नॉमिनल मेंबरशिप फीस भी लेती है, और उसके अलावा सोसाइटी
उससे 10% नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस लेती है, जो कि लैंडलॉर्ड देता है, मतलब ओरिजिनल फ्लैट ओनर देता है ऑन बिहाफ ऑफ द टेनेंट. अदरवाइज देयर वाज नो नीड फॉर द लैंडलॉर्ड टू pay that particular 10% extra charges on it. So there is a tri-party privity of contract between Anil Sharma, the flat owner, Rakesh Roshan, that is a tenant, and the society. Form number 11, 27, 100 रुपया नॉमिनल मेंबरशिप फीस, 10% नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस. अब सिर्फ इसमें इतना ही लकूना है कि tenant is not entitled to exercise a regular membership rights. He is a nominal member, but regular membership rights को exercise नहीं कर सकता. But a tenant will be definitely able to file court proceedings, that is prosecution against the society for anything that happens to his car in the society parking lot. Right. So that is the thing. Anyway, let us take questions from our friends here. आशीष जी, सो कंज्यूमर फोरम के केसेस क्या ऑनलाइन भी फाइल हो सकते हैं या फिर फिजिकली ही होते हैं? ऑनलाइन आप फाइलिंग जरूर कर सकते हैं सर. अभी तो ये फैसिलिटी दे दी है कि ऑनलाइन आप फाइलिंग कर सकते हैं, बट कोविड टाइम में तो ये ऑनलाइन चल रहे थे कोर्ट्स, बट अब फिजिकली आपको अपेयर होना पड़ता है. अच्छा, और कौन सी वेबसाइट से होते हैं ये फाइल? ये डिपेंड करता है सर आपका एरिया कौन सा है. एंड ये पूछा गेस्ट पार्किंग के ऊपर क्या रूल्स होते हैं? One moment. The website is Comfonet. You can search it on the website. Just simply type on Google website of Consumer Court. आपको पूरा का पूरा डिटेल्स साइट उसका मिल जाएगा. ऑनलाइन फाइलिंग प्रोसीजर्स मिल जाएंगे, गाइडलाइंस मिल जाएंगे, एप्लीकेशन के फॉर्मेट्स, फीस वगैरह वगैरह, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दैट वेबसाइट. व्हाट इज द गाइडलाइन फॉर गेस्ट पार्किंग? गेस्ट पार्किंग, he means to say visitor parking. हाँ, विजिटर पार्किंग. विजिटर पार्किंग अगर आप मुंबई में हैं तो डीसी रूल के हिसाब से 10% पार्किंग जो भी डीसी ये रेगुलेशन अथॉरिटी ने आपकी सोसाइटी में अलाउ किया होगा, उसका 10% पार्किंग जो होता है वो विजिटर पार्किंग के लिए साइड में रखना पड़ता है. बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेंबर्स इतने ज्यादा होते हैं कि पहले मेंबर्स को मिलेगा तब तो विजिटर्स को दे पाएंगे. लेकिन जहाँ पे प्रोविजंस हैं, जहाँ पे पार्किंग्स अवेलेबल हैं, वहां पे 10% ऑफ टोटल पार्किंग एज प्रोवाइडेड बाय डीसी रूल, जो भी रेगुलेटरी ने आपका सोसाइटी में पास किया होगा, उसके 10% के हिसाब से आपके विजिटर्स पार्किंग चलते हैं. Yogesh here. I have two small questions. Mr. Yogesh, please wait. Okay. Suresh Kumar, your question first, please. Excuse me, sir. Good evening. I'm a law student from Hyderabad. Good evening. Welcome, ma'am. I just wanted to ask, I am the owner of the property and I am owning a parking place and I have given it for lease to a tenant, wherein he is using the parking, but meanwhile after time being, he bought his friend also to park his vehicle in my parking area. Will the tenant be liable, or the owner will be liable, or both the tenant and his friend would be liable? So the question is not very clear to me. If you can answer this. Okay, I'll answer this thing. Ma'am, You are talking about this property where in India, Maharashtra, Bombay, or where like? No, I meant in Hyderabad. We are not aware about Hyderabad rules, but still the cooperative rules are literally same like Maharashtra, in other states also, maybe 5-10% extra. Now in Hyderabad also, in Andhra Pradesh also, presuming that this parking is FSI free. For a moment, let us presume it is FSI free. So if it says FSI free, floor space index FSI, if it is free, then it cannot be sold, it cannot be purchased, it cannot be leased, it cannot be rented, it cannot be mortgaged, but it cannot be gifted or whatever it is. So if the owner has leased it out, then that again is an illegal thing, because that parking is not owned by him. The parking is owned by the society. Society, yes. The society is the trustee and custodian of that entire space. आपके 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट का एरिया है,
So you are the owner, title owner, absolute title owner of that 500 square feet of area, which is reflected in your sale deed as well. सेल डीड वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के पैरामीटर के अंदर में, पर उस सेल डीड में पार्किंग का डायमेंशंस लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है वो चेक करना है। 500 स्क्वायर फीट का अगर कीमत 500 रुपया है तो आपने स्टैम्प ड्यूटी भरा है 500 रुपए के ऊपर, और पार्किंग स्पेस की कीमत अगर 50 रुपया है तो क्या आपने स्टैम्प ड्यूटी पार्किंग स्पेस पे भरा है, यस और नो? अगर नो तो देन यू आर नॉट द ओनर ऑफ दैट स्पेस। इफ नो, if you are not the owner, you cannot lease it out, you cannot rent it out, and you cannot, your tenant can further not sublease out, subtenant out, subrent out, वगैरह वगैरह। Thank you, sir. Welcome, Mr. Subhash. Yes, go ahead, please. एक मेंबर का नाम पे 2 फ्लैट है, पार्किंग स्पेस कम, मैं वांट दो पार्किंग चाहिए, वो कर सकता है क्या? जगह कम है, एक ही नंबर पे 2 फ्लैट है, एक ही मेंबर के पास 2 फ्लैट और पार्किंग स्पेस कम है। हाँ। तो सर कैसा होता है ना कि एक मेंबर के पास 4 भी फ्लैट रहने दीजिए, हाँ। पार्किंग आपके फ्लैट को मिलती है, मेंबर को नहीं मिलती है। हाँ, अच्छा। तो एंड जो भी बायलॉज में आपके पास होगा, रेजोल्यूशन जिस हिसाब से पास होगा, अगर रोटेशनल बेसिस पे होगा या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा, वैसे आप एप्लीकेशन करेंगे और सोसाइटी बायलॉज के हिसाब से आपको अलॉट करेगी। तो इररिस्पेक्टिव कि आप एक ही फ्लैट ओनर है और आपके पास 4 फ्लैट हैं, तो पार्किंग स्पेस जो होती है वो फ्लैट को मिलती है, ओनर को नहीं मिलती है। ओके। एक्स्ट्रा गाड़ी बाहर पार्क कर सकता है, सोसाइटी नॉट इनसाइड सोसाइटी, नो? नहीं। एक्स्ट्रा व्हीकल तो आपको बाहर ही पार्क करनी है, एक्स्ट्रा व्हीकल बाहर पार्क करनी है। बट अगर सोसाइटी के पास सपोज जैसे 10 पार्किंग है और फ्लैट 20 हैं और आपके 2 फ्लैट हैं, तो रोटेशनल के टाइम पे आपको 2 चांस मिलते हैं सर, 2 गाड़ियों खड़ी करने के लिए। अगर 8-10 मेंबर का व्हीकल लेने, जब वो व्हीकल है तो उसको पहला देना पड़ेगा ना? नहीं, यही बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास 2 फ्लैट है और 2 गाड़ियां भी हैं, भले आप एक ही ओनर हो, लेकिन फ्लैट तो 2 है ना। हाँ, 2 फ्लैट है और 2, उसके अलावा अगर गाड़ी है तो बाहर खड़ी करनी पड़ेगी। ओके। नहीं, इसके अलावा 10 मेंबर का गाड़ी नहीं है, वो बाद में क्लेम कर सकता है ना वो? नहीं, अगर गाड़ी ही नहीं है तब तो पार्किंग खाली है, फिर तो आप लगाइए अंदर। लेकिन अगर मेंबर्स के पास गाड़ी है और 10 पार्किंग है और 10 पार्किंग भर गई है, तो जो बायलॉज के हिसाब से रोटेशनल बेसिस पे चलेगा या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे चलेगा? अच्छा। गुड आफ्टरनून। हेलो सर। हाँ सर, एक क्वेश्चन था। हमारा 25 लोगों का सोसाइटी है और उसमें 24 पार्किंग है, और एक जो है मुझे पार्किंग नहीं दिया गया। जब मैंने फ्लैट परचेस किया था तब उन्होंने मुझसे लिख के लिया सब सोसाइटी मेंबर ने कि मेरा पार्किंग नहीं है, बिल्डर ने मुझे अलॉट नहीं किया, तो मैं कोई भी शिकायत नहीं करूंगा और कोई क्वेरी भी ऐसा नहीं करूंगा। तो अभी मुझे 2 व्हीलर ही पार्क करने दे रहे हैं और मैं अभी उनको ये जजमेंट वगैरह रेफर कर रहा हूँ, तो मुझे उतना ये नहीं दे रहे, स्कोप में पकड़ते ही नहीं। ऐसा हमें मत बताओ, हमने फ्लैट लेते पार्किंग भी लिया है, तो हमारे इंडेक्स 2 और एग्रीमेंट में भी ये लिखा हुआ है, तो आप हमें कुछ मत सिखाओ। ओके। तो ये आप कौन से एरिया में रहते हैं सर? मुंबई में रहते हैं? पुणे में है हम। पुणे में रहते हैं ना, ठीक है। अभी देखिए जो रिसेंट जजमेंट जो आया है ना इनका, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट का, ये जो थाने में है बेलापुर के, वहां पे सेम आपके जैसा केस था, सेम टू सेम आपके जैसा केस था। सोसाइटी में सबके पास पार्किंग थी, वो एक बंदा था जिनके पास पार्किंग नहीं थी। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन सोसाइटी मानी नहीं। फाइनली जब उन्होंने अप्रोच किया ये अप्रोप्रिएट बेंच को, तो ऑर्डर उनके फेवर में आया, और ऑर्डर ये आया है कि सोसाइटी को सारे पार्किंग जो है वो कैंसिल करने पड़ेंगे। अलॉटेड जो पार्किंग है वो कैंसिल होगा और वापस से री अलॉट होगा। सोसाइटी सारे मेंबर्स को बायस नहीं हो सकती कि उन्होंने परचेस किया नहीं किया, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो कैंसिल होगा आपके। अगर आपने भी अगर अप्रोप्रिएट बेंच को अप्रोच किया, आपने अपने यहाँ के कंज्यूमर फोरम को अप्रोच किया, तो श्योरली मुझे लगता है कि आपके फेवर में यह ऑर्डर आएगा कि सोसाइटी को सारे जो भी अलॉटेड पार्किंग वो कैंसिल करने पड़ेंगे और सारे 26 के 26 मेंबर्स को आइदर ऑन रोटेशनल बेसिस या तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे पार्किंग देंगे। तो ये एग्रीमेंट और इंडेक्स 2 का इंपॉर्टेंस क्या है? उसमें जो लिखा होता है वो सर एग्रीमेंट और इंडेक्स 2 जो है वो सिर्फ फ्लैट के लिए है, पार्किंग का कोई लेना देना नहीं है सर।
ओके ओके सर, ओके, वही वही डॉक्यूमेंट वो मुझे रेफर कर रहे हैं और वही बताते हैं इसके लिए। नहीं, दैट इज फॉर फ्लैट सर, उन्होंने फ्लैट के लिए पैसे दिए हैं, जो भी स्क्वायर फुट का फ्लैट उन्होंने परचेस किया है उसके लिए उन्होंने परचेस किया हुआ है। ओके सर, ओके, थैंक यू। So Yogesh here, I have got a incidental question to that. After this Nalchand judgment, the builders have taken a stand that they are selling the parking space along with the flat in the same registered agreement. तो दोनों अगर वो एग्रीमेंट में लिख के दे रहे हैं कि ये पार्किंग स्लॉट हम ये फ्लैट को अलॉट कर रहे हैं और बोथ ऑफ देम आर पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, सो व्हाट इज द लीगलिटी ऑफ दैट एग्रीमेंट? ओके, ये एग्रीमेंट आपका मोफा में रजिस्टर्ड है सर या रेरा में रजिस्टर्ड है? मोफा रेरा दोनों में, मतलब मोफा में भी ऐसे एग्रीमेंट है और रेरा में भी ऐसे एग्रीमेंट है। ओके, ठीक है, ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है सर। जैसे रेरा में तो इन्होंने एक अमेंडमेंट कर दिया था कि जो भी पार्किंग आप सेल करोगे मॉनेटरी बेसिस पे, सेल तो नहीं लिया हुआ है बट जो भी मॉनेटरी बेसिस पे आप ये डिस्पोज ऑफ करोगे पार्किंग, उसको आपको एनेक्शर बना के एग्रीमेंट में नोटिफिकेशन करना पड़ेगा, कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन बताना पड़ेगा और उसका नंबर डालना पड़ेगा। ये रेरा के थ्रू इन्होंने बीच में प्रैक्टिस ये स्टार्ट कर दी थी। बट अगेन अगर हम इस चीज को कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो आई एम श्योर वो सेम चीज जो निहाल चंद लालू चंद के मैटर में जो पास हुआ है वर्डिक्ट, ये सेम वर्डिक्ट कंटिन्यू होगा सर, बिकॉज कि ये तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि अगर पार्किंग एफएसआई में इंक्लूडेड नहीं है तो बिल्डर कैन नॉट सेल इट इवन इफ ही इज राइटिंग इन हिज एग्रीमेंट। It is also mentioned in the, it is also mentioned in the schedule. Yes. Okay, so ultimately FSI condition will prevail. नहीं, सोसाइटी लास्ट में सर एट द एंड में जो है ना, सोसाइटी माई बाप है पार्किंग का। Okay, fine. उसके अलावा बिल्डर आपको ताजमहल भी लिख के दे देता है और उसको आप रजिस्टर्ड करवा देते तो ताजमहल आपका नहीं है। Okay, sir. अच्छा, one more question, sir. Bylaw says that you have to allot the parking, additional parking on first come first served basis. Now, if suppose there are more aspirants, then can society resort to lottery system or it has to follow first come first served only? नहीं, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन सर। हाँ, समझो सोसाइटी के पास 20 पार्किंग अवेलेबल है और 40 लोग जो है वो पार्किंग चाहते हैं, तो वेदर सोसाइटी हैज अ डिस्क्रिप्शन टू अलॉट इट ऑन लॉटरी बेसिस और इट हैज टू स्ट्रिक्टली गो बाय फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व? ओके, इन केस इफ यू हैव 40 पार्किंग एंड 40 मेंबर्स एंड 20 पार्किंग, तो ये तो आपके मीटिंग में आपको जनरल बॉडी मीटिंग में आपको डिसाइड करना है कि वेदर यू वांट टू गो विथ फर्स्ट कम फर्स्ट पार्किंग बेसिस या तो रोटेशनल पार्किंग पे। आपके मैटर में रोटेशनल पार्किंग इज गुड वे टू डील विथ। ओके सर, थैंक्स अ लॉट। क्योंकि क्या है ना सर, 20 लोगों की पार्किंग है, भीड़ लग जाएगी हर साल कि हमको पहले धक्का मुक्की होगी, तो बेटर है कि सोसाइटी जो है उसको रोटेशनल बेसिस पे ले, दैट विल बी गुड फॉर एवरीवन। ओके सर, थैंक्स अ लॉट। सर एक सेम सिनेरियो में एक सिचुएशन है। अब अभी हमारी बिल्डिंग है ना रीडेवलपमेंट में गई है और उसमें बिल्डर ने क्या कहा है कि आपको एक फ्लैट जो ज्यादा एरिया का रहेगा और एक फ्री पार्किंग देंगे, और पार्किंग का वो कोई स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे, मतलब उसके ऊपर कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं भर रहे और फ्री ऑफ चार्ज पार्किंग दे रहे। तो जो भी हम लोग का एग्जिस्टिंग मेंबर है, सपोज 16 मेंबर है और न्यू बिल्डिंग में आएगा 100 मेंबर्स आएंगे, तो ये पार्किंग हमारा रहेगा कि वो सोसाइटी कलेक्ट करके रोटेशन बेस पे देगी? अच्छा, ये रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है सर? जी सर। हेमंत सर प्लीज अगर आप इसको देखेंगे क्वेश्चन को तो। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रही आपको जो पार्किंग है, सॉरी म्यूट कर दिया था 2 मिनट के लिए। आपको जो पार्किंग मिला है संजय जी, वो फ्री में मिला हुआ है जी, है ना? और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पार्किंग किसी को भी कोई फ्री पे देता है। बिल्डर कहीं ना कहीं उसका जो पैसा जो लेना है वो आपके फ्लैट के कॉस्ट में एडजस्ट कर लेता है। एंड टिपिकली ऐसा ही होना चाहिए कि अगर आपके फ्लैट की कीमत 100 रुपया है
हाँ। और बिल्डर अगर ये आंकता है, कैलकुलेट करता है कि भाई मुझे 5 रुपए पार्किंग का चाहिए, तो ओके। आपको फ्लैट बेचना चाहिए उसको 105 का, सो दैट ही हाँ। डज नॉट हैव टू टेल यू कि मैंने आपको पार्किंग बेचा है, लेकिन वो आपको पार्किंग अलॉटमेंट लेटर दे सकता है। पार्किंग अलॉटमेंट लेटर लेने के बाद में आप वहां पे आराम से पार्किंग भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन जब आपकी सोसाइटी रजिस्टर हो जाती है बाद में, ओके। तो बिल्डर का जो कानून है वो खत्म हो जाता है। सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन डेट हाँ। पे उस दिन, जैसे मानो 1 जुलाई को आपकी सोसाइटी रजिस्टर हुई, तो उस दिन से बिल्डर का रोल खत्म और सोसाइटी का कानून जारी होता है, लागू पड़ता है। ओके। अब सोसाइटी का कानून मतलब क्या हो गया, जैसे आशीष साहब ने बताया कि पार्किंग कैसे करना है, बायलॉज के हिसाब से करना है। तो बायलॉज में लिखा है कि भाई सभी का पार्किंग वापस लो और रीअलॉट करो, या अगर जो पार्किंग किसी का बचा हुआ है, जगह है, तो उसको अलॉट करो। बेचना नहीं है, डिपॉजिट नहीं लेना है, भाड़े पे भी नहीं देना है, गिफ्ट पे भी नहीं देना है, ना फ्री पे भी नहीं देना है। क्योंकि जो फ्री Okay. पे दे दिया वो जगह आपकी होनी चाहिए, तो आप फ्री पे दे सकते हो, Correct. है ना। अगर समझो आपके पास एक पेन है, जैसे उदाहरण के तौर पे ये एक पेंसिल है मेरे हाथ में, हाँ। इसका बिल मेरे पास में है, तो मैं इसका मालिक हो गया। करेक्ट। अगर मैं उसका मालिक है तो ये मैं आपको गिफ्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं पेन का मालिक नहीं हूं, तो क्या मैं आपको गिफ्ट कर सकता हूँ? ये नहीं नो। सर। नो और सर। अगर कर देता हूँ हम्म। तो वो एक प्रोसिक्यूटेबल ऑफेंस बन जाता है, क्रिमिनल भी बन जाता है, वगैरह वगैरह भी बन जाता है, क्योंकि आपने Correct. गैर कानूनी काम किया, जो आपका है ही Correct. नहीं, आपने उसको बेचने हाँ। का चक्कर चला दिया। हाँ। तो अभी आपके केस में अगर आपका अलॉट हुआ है, सभी कुछ एमिकेबल है, सोसाइटी में शांति है, तो बने रहो। और अगर बदमाश मैनेजिंग कमेटी आती है या और कोई बदमाश मेंबर्स आते हैं, वो ये कहते हैं कि अलॉटमेंट करना ही करना है रोटेशनल सिस्टम पे वगैरह, तो फिर सारा का सारा प्रोसेस जनरल बॉडी के म्यूचुअल कंसेंट, मेजॉरिटी ऑफ द जनरल बॉडी के म्यूचुअल कंसेंट से हो सकता है। ये करेक्ट। आपके जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं, अपने दोस्तों की जानकारी के लिए, आउट ऑफ द वे है, बट आपके जानकारी के लिए है। आपको एक पार्किंग मिल गया है, सोसाइटी बोलता है कि भाई बायलॉज में ये लिखा हुआ है, आप खाली करो जगह और री अलॉट करो। अब संजय निकम साहब बोलते हैं कि मेरा तो 11 नंबर लकी नंबर है पार्किंग का, मैं इसे खाली नहीं करने वाला हूं, आपको जो चाहिए जाओ करो। अब सोसाइटी क्या करेगी उसके अंदर? जोड़ जबरदस्ती करेगी, यस और नो का प्रश्न आता है। अगर यस आता है, जोड़ जबरदस्ती किया, तो क्या करेगी? आपको धक्का धुक्की करेगी, आपकी गाड़ी जबरदस्ती हटाएगी, वगैरह वगैरह। ये सारे कार्यवाही कम्स अंडर क्रिमिनल लॉस। संजय बोलता है ठीक है भाई, आप मेरी गाड़ी जबरदस्ती हटाया हुआ है, आपने मुझे धक्कम धुक्की किया हुआ है, आपने मुझे थप्पड़ मारा हुआ है, गाली गलौज किया हुआ है, मैं जाके क्रिमिनल कोर्ट में फाइल करता हूँ मैटर। ठीक है, कैन यू डू इट? यस यू कैन डू इट। यस सर। दूसरा, आप कहते हो कि नहीं ठीक है, धक्कम धुक्की नहीं किया हुआ, आपने मारपीट नहीं की है, गाड़ी को भी नहीं किया हुआ, लेकिन मैं ये पार्किंग में बना हुआ हूँ और मुझे बने रहना है, तो क्या इसका कोई रास्ता है? यस, रास्ता है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, कानूनी रास्ता है, सिविल कोर्ट में फाइल करो तो रिस्ट्रेन द सोसाइटी फ्रॉम डिस्पोजेसिंग योर अलॉटमेंट ऑफ द पार्किंग स्पेस। ओके। रास्ते कई हैं, हो सकता है, लेकिन आदमी को चाहत होनी चाहिए उतना करने के लिए। एनीवे, थैंक यू मिस्टर संजय निकम फॉर ज्वाइनिंग इन। ओके सर, थैंक यू वेरी। सर, मुझे मेरा प्रश्न ये है कि हमारे बिल्डिंग में दुकानें हैं कमर्शियल, तो उसको पार्किंग देना जरूरी है क्या? मैडम, वो दुकान वाले जो हैं, क्या वो आपके मेंबर हैं? हाँ, मेंबर है। उसको शेयर सर्टिफिकेट दिया हुआ है? हाँ हाँ। अगर वो मेंबर हैं बाकी रेसिडेंट्स की तरह, और वो आपको मेंटेनेंस चार्जेस भी दे रहे हैं, राइट, तो क्या आप उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो क्या? ये नहीं आप मेंबर हो लेकिन आप दुकानदार हो, नहीं आप छोटे जाति के हो या आप बहुत बड़े जाति के हो, ऐसा तो नहीं कर सकते हो ना। तो मेंबर सरका है। सोसाइटी का मतलब क्या है? सोसाइटी का मतलब है म्यूचुअल कंसेंट से संभालने का, इन इक्वलिटी बेसिस पे। तो आप रेसिडेंट, फ्लैट ओनर्स
और ऑपरेटिंग फ्लैट ओनर शॉप ओनर्स के बीच में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ना आप इसके विपरीत या डिस्क्रिमिनेटरी कोई कानून बना सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि शॉपकीपर भी अर्जी दे सकता है पार्किंग के लिए, क्योंकि शॉपकीपर भी तो उसी एरिया में रह रहा है, उसी का मेंबर है, उसी सोसाइटी का। ठीक है। अच्छा, पर पार्किंग कम है तो फिर रोटेशन में जाना पड़ेगा ना? यस, जैसे आशीष साहब ने बताया कि कुछ भी कर लो, अगर पार्किंग कम है तो रोटेशनल सिस्टम है, लॉटरी सिस्टम है, या तो आपके जानकारी के सभी दोस्तों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि पार्किंग का जो भी पैरामीटर्स है आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, आप उसको अमेंड भी कर सकते हो बायलॉज में, आप जो चाहे वो कर सकते हो। लेकिन जो भी कुछ करना है बायलॉ में अमेंड करो। जैसे बायलॉ में लिखा है रोटेशनल सिस्टम, आपको नहीं चाहिए रोटेशनल सिस्टम, आपका और कोई सिस्टम है, जंपर सिस्टम है कि पहला 1 को मिलेगा, फिर 3 को मिलेगा, फिर 5 को मिलेगा, ऑड इवन का सिस्टम है। तो आप जो सिस्टम चाहे आप कर सकते हो, लेकिन जनरल बॉडी की मीटिंग करके उसको बायलॉ में अमेंड करो, उसको रजिस्टर करो, फिर वो बायलॉ को फॉलो करके जो चाहिए आप करते चलेगा। ओके, थैंक यू। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि मेरे एक फ्लैट है, रेंटेड है, और वो बिल्डिंग रीडेवलप में जा रहा है। आज तक उसमें पार्किंग है नहीं, पर बिल्डर पार्किंग दे रहा है। 100 मेंबर्स है और पार्किंग 10 ही बना रहा है, और वो बोलता है कि पोडियम पार्किंग बनाऊंगा और 7 लाख लूंगा एक पार्किंग का। तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते कि मैं लूं कि नो लूं? 7 लाख दे के वो मेरा तो होएगा नहीं ना? आप 7 लाख रुपए दे दो या 7 करोड़ रुपए दे दो, आपको पार्किंग स्पेस के ऊपर मालिकाना हक, टाइटल ओनरशिप कभी भी नहीं मिल सकता। जैसे आशीष साहब ने समझाया कि वो एफएसआई फ्री है, अगर एफएसआई फ्री है तो वो लेना, बेचना, ये करना, वो करना कानूनी तौर पे अलाउड नहीं है। लेकिन हर सोसाइटी में ये कानून चलता है। कानून मीन्स बगैर लिखा हुआ कानून, अनरिटन लॉ चलता है, अपने अपने क्षमता के ऊपर है। थैंक यू मिसेस मेहता फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू। हेलो मिस्टर सचिन जादव। सर, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ सर। यस सर। मैंने मुंबई में डोंबिवली में 2 फ्लैट खरीदे थे। हमने, मेरे एक नाम मिसेस के नाम से लिया था, एक मेरे नाम से लिया था, बाजू बाजू में सर। एग्रीमेंट में बिल्डर ने हमको एग्रीमेंट में कवर किया है 2 फ्लैट को 2 पार्किंग दे देंगे करके। जब हमने पोजीशन लिया तो ब्लैंक साइन ले लिया हमारे, हमने देखा नहीं। चलो, एक अपना सपना रहता है कि घर लेने का है, ले रहे, तो साइन ले लिया और बोला पार्किंग आपको, मतलब पार्किंग दिखाओ हमको, इधर आपने अलॉट किया है। तो नहीं, अभी पेंटर नहीं है कोविड में, तो वो पेंटर आएगा, अब पेंटिंग नहीं किया है तो बाद में आपको दिखाएंगे। बोला अलॉटेड, तो 118 नंबर का मेरे को पार्किंग दिया है और दूसरा 118A करके मेरे को 2 पार्किंग थमा दिया सर। मैं जाके जब भी देखा तभी 2 गाड़ी एक ही पार्किंग में मेरे को फ्लैट बीच में ये करके दे दिया। अभी मुझे प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई एक टेनेंट को मैंने रखा है तो गाड़ी उसका लगता है तो मेरा निकलने में प्रॉब्लम हो रहा है, कि मेरा लगता है तो उसका निकलने में प्रॉब्लम हो रहा है सर। तो मैंने उसको लीगल नोटिस दे दिया बिल्डर की, आपने मेरे को स्टाफ ने हमको फंसा दिया कि ये पार्किंग आपको अलॉट है। मैं बोला पार्किंग दिखाओ तो हमको, तो अभी उसमें ए करके मैं बोला भाई म्युनिसिपल आपका जो है, जो ड्राइंग है या अलॉट किया है गवर्नमेंट, वो मुझे को पार्किंग का मेरे को मैप दे दो क्या है करके। तो अभी ये नहीं दे रहे बिल्डर, मेरे हाथ ऊपर कर दिया और मैंने साइन कर दिया सर। अभी मैं दुविधा मन स्थिति में फंस गया सर, क्या करूं सर अभी मैं? हमारे सचिन साहब, आशीष साहब जवाब देंगे। इसमें कैसा है ना सर कि जो आपने पेपर पे साइन किया है उस पे क्या साइन किया, वो क्या पूरे कागज पे क्या लिखा बाद में? नहीं, उन्होंने क्या किया भाई, अब पार्किंग मिला, ये मिला, रूम का अलॉटमेंट ले लिया, पार्किंग का अलॉटमेंट ले लिया। अभी जब भी मैं ले लिया रहा था, अभी आपकी सोसाइटी बनी नहीं है?
सोसाइटी ने हैंडओवर, बिल्डर ने हैंडओवर सोसाइटी को नहीं किया है सर। नहीं किया सर। और ठीक है, एग्रीमेंट तो में कवर है दोनों पार्किंग सर, मेरे दोनों अलग अलग ठीक है। एग्रीमेंट है, अलग अलग फ्लैट है, हाँ तो उसमें एक ही में 2 स्लॉट करके दे दिया ठीक है। ये मोफा में रजिस्टर्ड है, रेरा में रजिस्टर्ड है अभी की ये रेरा में है सोसाइटी? सर, रेरा में है, तो फिर आपको रेरा को अप्रोच करना पड़ेगा हाँ हाँ बिल्डर के अगेंस्ट में। अगेंस्ट एंड 2 फ्लैट में इन्होंने एक ही पार्किंग ऐसे अलॉट की है, ऐसा करके हाँ, आपको रिड्रेसल निकालना पड़ेगा इसका। एक ही फ्लैट, एक ही पार्किंग हाँ, उसको 18 और 18 ये करके दे दिया है, वो हाँ, एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। एंड 2 फ्लैट हैं, ऑब्वियस सी बात है, 2 फ्लैट हैं तो 2 पार्किंग बनती है। सर तो तो इसको सर ये आपको रेरा में जाना पड़ेगा सर। कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जाने की जरूरत है ना सर? कंज्यूमर को भी अप्रोच कर सकते हैं, रेरा में आपका रिड्रेसल जल्दी हो जाएगा सर। रेरा में जल्दी हो जाएगा सर। हाँ, ओके सर, थैंक यू सर। Hello. Thank you, Mr. Sachin Jadhav, for joining थैंक in. यू सर, थैंक आशीष सर, थैंक यू Hello. हेमंत सर, थैंक यू, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर Thank you, sir. Hello. Mr. Paresh Shah. Mr. Paresh Shah. Yes, sir. Thank you so much, sir. Ashish ji and Hemant ji, thank you so much. Sir, I have a flat in my society. After great difficulties, I got a parking under the still. Now I intend to shift my this thing within the society. I have a smaller flat of 2 BHK. I would like to shift it to 3 BHK on rental basis and give my flat also on rent basis. I would like to go on rent and I would like to give my flat on rent. So the society in the opinion just अभी ये मैटर चल रहा है, सोसाइटी बोलती है कि आई विल हैव टू सरेंडर माई अंडर द स्ट्रीट कार पार्किंग एंड व्हेन आई गो आई हैव 2 कार्स। हमारी सोसाइटी में रेजोल्यूशन है कि आउटसाइड कार पार्किंग विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5,000 रुपीज पर कार। सो आई हैव टू पे 10,000 रुपीज पर वेयर आई गो एंड आई हैव टू चार्ज some 6,000 rupees because that car, the buyer whosoever, I mean जिसको भी मैं फ्लैट अपना दूंगा वो शायद एक गाड़ी से भी आ सकते हैं, 2 गाड़ी से भी आ सकता है। सो हमारे सोसाइटी में रूल है थर्ड एंड फोर्थ कार इज अबाउट 6,000 रुपीज एंड दिस फोर्थ कार विल बी अबाउट 7,500 रुपीज। So what is the status in this case? You know, first and foremost, am I supposed to surrender my under the still car parking? If when I go out for, or whether within the society or outside the society, am I supposed to surrender my still car parking, sir? Paresh ji, do you have a flat there? Means Yes, or I have my you are flat. staying there on a rental basis only? No, it's my own ownership flat. Okay. Yeah, it's my ownership flat. I got it from my parents, and then I am intending to shift from on rent basis from from 3 BHK flat, 2 BHK flat to 3 BHK flat. Okay. Yeah, within the same society, within the same compound, Okay. but it's a different building in the same compound. So seems sir, Hemant sir, seems he will be member of the same society and entitled to have the parking for his flat. Yes. सर जी ऐसा है आपका कि आपका फ्लैट नंबर उदाहरण के तौर पे 101 है। Yes, sir. और उसको पार्किंग स्पेस अलॉट हुआ है 11 नंबर का। Yes, sir. तो जो फ्लैट नंबर 101 है वो 11 नंबर यूज करेगा, या तो जो Yes. ओनर ऑक्यूपाई कर रहा है, Yes, या उसका myself. टेनेंट ऑक्यूपाई कर रहा है, या Okay. उसका कोई फैमिली मेंबर ऑक्यूपाई करता है। Mm-hmm. अब आपने फ्लैट नंबर 102 पे भाड़े पे ले लिया, Yes, sir. और अगर आप ये सोचोगे कि मैं भाड़े का 102 नंबर का फ्लैट का पार्किंग अगर कोई अलॉटेड है तो यूज करूंगा, नहीं तो मैं अपना ओरिजिनल पार्किंग यूज करूंगा। Yes, sir. अब अपना ओरिजिनल पार्किंग आप इसके लिए यूज नहीं कर रहे हो क्योंकि यू आर ऑक्यूपाइंग नॉट फ्लैट 101 बट फ्लैट 102। Mm-hmm. जैसे आशीष साहब ने बताया कि आपका पार्किंग इज लिंक्ड Mm-hmm. टू द फ्लैट नंबर। Yes, sir. ठीक है ना, 11 नंबर इज लिंक टू विच फ्लैट नंबर 101 इन द सोसाइटी पार्किंग right. रजिस्टर। Yes, sir. अब आप 102 में रह रहे हो, Yes, sir. अब आप ये सोचिए कि 102 में रहते रहते क्या आप पार्किंग 101 वाले का यूज कर सकते हो, यस और नो? Yes, that's my question. मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका फ्लैट नंबर 102 है ना, वो फ्लैट है राकेश रोशन का फ्लैट है, समझ गया सर। राकेश रोशन का फ्लैट है, ठीक है।
आप परेश शाह हो, परेश शाह इज इक्वल टू 101 फ्लैट नंबर इज इक्वल टू पार्किंग स्लॉट नंबर 11। राइट। 102 का फ्लैट कौन है? राकेश रोशन के नाम पे फ्लैट है, मालिक। राइट। आप वहां पे टेनेंट हो। यस सर। राकेश रोशन को अगर पार्किंग अलॉट हुआ है फ्लैट नंबर 102 के लिए, यस 12 नंबर, अगर, तो वो उसका टेनेंट यूज कर सकता है। यस सर। लेकिन आप अगर 102 में रह रहे हो तो क्या आप 101 का पार्किंग यूज कर सकते हो और किसी का पार्किंग यूज कर सकते हो क्या? नहीं, मैं जिस हिसाब से आपने डेफिनेशन दिया है उस हिसाब से नहीं, बट हमारी सोसाइटी में ये लोग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ बोलता है आई हैव टू सरेंडर माय अंडर द स्टील कार पार्किंग, देयर इज सफिशिएंट स्पेस इन द ओपन कार और ओपन एरिया, वी हैव सफिशिएंट स्पेस इन द ओपन एरिया। सो द थिंग इज कि बेसिकली यहाँ पर जो डिमांड है इज मोर फॉर दिस अंडर द स्टील कार पार्किंग रादर देन द ओपन कार पार्किंग। सर जी, अगर आपके इस सोसाइटी में जी सर, इक्विवेलेंट फ्लैट के अगेंस्ट में इक्विवेलेंट पार्किंग अवेलेबल है, जैसे 100 पार्किंग है या 110 पार्किंग है और फ्लैट 100 है, और अगर आपने फ्लैट को बेच दिया या भाड़े पे दे दिया जी, तो सोसाइटी इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिकवर द पार्किंग बैक फ्रॉम यू। not entitled. Society is entitled to recover the parking only and only if there is a shortage of parking area in the society. Okay. If there is an allotment done and there are spare parking available, then society has got no ground to ask you to return the parking. Okay. Unless and until आपने उसको encroachment कर रखा है और कुछ गैर कानूनी काम कर रहे हो वगैरह वगैरह वगैरह। No, we have shortage of under the steel car parking in our area, in our building. So you mean to say that I have to surrender my car parking under the steel for the flat which I am already existing, where I am already staying, sir? It means that way, sir? Your parking, as I told you, is parking number 11. That much is clear? Yes, sir. पार्किंग नंबर 11 किसको अलॉट हुई है सर जी? मेरे फ्लैट को। तो आपके फ्लैट में टेनेंट रह रहा है? अभी तो नहीं रह रहा है, लेकिन इट में इन फ्यूचर ही में से प्रोवाइडेड आई गो टू 3 BHK फ्लैट। See, all these things are confusing. Let us talk point to point only. ओके सर। तो अगर आप भाड़े पे चले गए और अपना खुद का पार्किंग यूज करना चाहते हो और अभी तक रखा नहीं है वगैरह, तो then that is something totally different. Okay. Anyway, I have answered you all the probabilities. Okay, sir. Thank you for joining in. We'll take up some other question. Yes, sir. Thank you so much. Hello. Thank you, sir. Mr. Nikam, see, हमारी जो बिल्डिंग है, it is under redevelopment. ओल्ड बिल्डिंग थी, 60 years ओल्ड बिल्डिंग, सोसाइटी ऑलरेडी रजिस्टर है 20 years पहले से, एंड नाउ आवर प्रोजेक्ट इज अंडर रीडेवलपमेंट। हमारे बिल्डिंग में 40 टेनेंट्स है अभी, एंड जो न्यू बिल्डिंग बनेगा वो बनेगा इट्स अराउंड 187 टेनेंट्स का, मेंबर्स का, फ्लैट्स रादर। ओके, नाउ नए बिल्डिंग में टोटल पार्किंग बनेंगे अराउंड 95 to 96। ओके, and during our development agreement builder agreed to give 40 parkings to our members, original members, 40 members, old members I'll say. Okay, and remaining parking basically he'll sell to the new members, those who will come in. Now the question here is as per our discussion or other last one or whatever we are discussing, you're saying that if going forward, if any new member comes in and if he file any case or something, then in that case we have to surrender all the parkings, right? Okay, now sir आपका अनम्यूट माइक। तो जैसे आशीष साहब ने बताया कि द पार्किंग जो अलॉट हुए थे या जिन्होंने यूसेज कब्जा कर रखा था, वो सोसाइटी के बायलॉज को अगर फॉलो करना है, इफ दे आर बाइंडिंग अगेंस्ट ऑल द मेंबर्स, इफ then the society is bound to take back all those parkings, okay, and start re-allotting it as per the provisions of the bylaws. Okay, जैसे आशीष साहब ने बताया, बायलॉ नंबर 78 to 84 के बीच में सारे पैरामीटर्स दिए गए हैं। राइट।
तो सर ये केस ये भी है कि जो हमने जब भी डिस्कस किया था विद बिल्डर, सो ही आल्सो सेड के दो कार पार्किंग और पार्किंग स्पेस विल नॉट कम अंडर एफएसआई, बट व्हाट ही सेड इज जो हर एक इंडिविजुअल का भी एग्रीमेंट होगा विद न्यू एरिया, so in that agreement he'll mention that your particular flat is with allotted car parking और वो हमारा रजिस्टर होगा। तो वो केस में सर क्या क्राइटेरिया होगा, कल को वो भी हमें सरेंडर करना पड़ेगा या फिर कैसे होगा? सर ये जो सुनील जी ये जो रजिस्ट्रेशन का खेल खेलते हैं बिल्डर, हाँ, ये अभी से नहीं खेलते हैं, बहुत पुराना टैक्टिक है ये, कि ये आपको बोलते हैं कि रजिस्टर्ड होगा, बट एक चीज समझ के चले सुनील जी, जो भी चीज एफएसआई में इंक्लूडेड नहीं है ऑलरेडी, ओके, वो आपके रजिस्टर्ड होने के अंदर लिख दिया है सिर्फ, और वो कोई पढ़ता तो है नहीं सर, क्या खोल के पढ़ रहे हो, तो स्टैंप मारते हैं रजिस्ट्रेशन किया आपने, बट क्या पार्किंग के लिए आपने स्टैंप ड्यूटी भरी है? आपने सिर्फ अपने फ्लैट के लिए स्टैंप ड्यूटी भरी है, पार्किंग के लिए कोई स्टैंप ड्यूटी चार्जेस आपने भरी नहीं है। तो भले उसके अंदर आपने कुछ भी लिख दिया हो, मैं बोलूं उसके अंदर आपने 10 पार्किंग डाल दी है, तो 10 पार्किंग सिर्फ लिख देने से और रजिस्टर्ड हो जाने से आपकी नहीं हो जाती है, अनलेस यू आर पेइंग अ स्टैंप ड्यूटी फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया एंड दैट यू आर नॉट पेइंग। एंड रीडेवलपमेंट में ऐसा होता है सर कि जो पुरानी बिल्डिंग्स को मिला के नई बिल्डिंग खड़ी होती है, तो जो भी प्लान सैंक्शन होते हैं वो नई बिल्डिंग को देख के खड़े होते हैं, पुराने टेनेंट्स कितने आ रहे हैं, नए कितने आ रहे हैं, पुराने को क्या मिलेगा, नए को क्या मिलेगा, इन रिस्पेक्टिव ऑफ दैट सिर्फ और सिर्फ एक नया स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, नया बिल्डिंग खड़ी हो रही है, और कितने माले की हो रही है, क्या एफएसआई यूज हो रहा है और किस हिसाब से पार्किंग अलॉट हो रहा है, बस उतना ही उनका होता है। बाकी ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है और पुरानी मैनेजिंग कमेटी की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है हमारे यहाँ पे नया बिल्डिंग बन रहा है, बिल्डर हमको कुछ दे रहा है, घर का एरिया भी बढ़ा के दे रहा है, और पुरानी बिल्डिंग में तो 20 पार्किंग थी, नए वाले को 40 मिल रहा है, तो अपन एडजस्ट कर लेंगे। इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग्स, अगर कल को मैनेजिंग कमेटी, क्योंकि एक ही बनने वाली सर, आपकी दो नहीं बनने वाली है, यस, भले ए विंग बने, बी विंग बने, सी विंग बने, लेकिन मैनेजिंग कमेटी एक ही रहने वाली है, और मेंबर्स आप उसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के होने वाले हो, जो भी नाम आप डिसाइड करोगे। तो एट द एंड जाके अगर 100 मेंबर्स बन के आते हैं, 40 पुराने वाले और 60 नए वाले, वो इक्वल है सर, ओके, एज पर द लॉ वो सारे इक्वल है, चाहे आप 60 साल से रह रहे थे और चाहे जो कल आने वाला है। तो उनके लिए अगर पार्किंग आप बोलो कि हमको तो 40 अलॉटेड थी और अभी नए वाले को तो रजिस्टर करके दे दिया है, सोसाइटी हैज दिस पावर कि वो सारे अलॉटमेंट को कैंसिल करेगी एंड वापस से बायलॉज फॉलो करेगी और वापस से रोटेशनल बेसिस पे ले आएगी आपको। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। Sir, can I ask a question, please? Yes, Please go ahead, Shraddha, Shraddha. go ahead. Yes, yes. Thank you, Mr. Ashish and Mr. Hemant. I want to thank you, number one, for this session. I have a query, is that this is a old building I'm talking about, where there are 6 garages which are enclosed garages with shutters. Stamp duty has been paid, registration has been paid, there are share certificates for each garage. Also, property tax is being charged by the society for this per year. I wanted to ask, if the building goes for redevelopment, in that case, what is the scenario? Number one. Number two, there is a doubt, because the person who has come to me, he says that maybe in the BMC plan, these garages were not sanctioned. So in that case, the entire scene changes. So these are two queries, sir, in one. I'll be very grateful if you can answer this query, please. Over to Hemant sir. Okay, what I understand, there are 6 garages in Yes. approximately 60-year-old building, Yes, and you are concerned that after redevelopment, yes. to whom these 6 garage spaces will go to? No, the person who has come to me, the client who has come to me, is asking me that मेरा तो garage है, मेरे पास उसका share certificate separate है from the flat. I've got a separate share certificate for the garage. I have paid registration. I have paid stamp duty. I am being charged property tax. He's being charged every year for property tax, everything. It is regularized. There's electricity bill coming for the garage. सब कुछ है. अभी उसका खाली ये doubt है, builder ने separate देगा उसको, extra FSI दे, या फिर उनको कुछ क्या बेनिफिट देंगे, या outright purchase कर दे, वो एक अलग बात है. But in case in the BMC there is no, in the plan of the building plan, there is these garages do not exist. फिर उसमें क्या होगा सर? That means
It is not sanctioned by the BMC. This is the fear he has got. Right now, we have not been able to go and check out the BMC plan. We are applying for it, sir. But in case it is not there, then these will be considered as illegal structures, because BMC is charging them also property tax, electricity is being charged. सब कुछ है उसमें. How old is the building, ma'am? Building is around 45 years old, 40 years. Okay. So typically, let us take it this way by an example. Yes. There is no agreement. No, there is there is an agreement, and Yes. stamp duty and registration fee has been paid. Yes. At that time, 40-50 years back, share certificate has been issued. Yes. BMC acknowledges existence of this property by virtue of the property tax that is Yes. being collected. Yes. So hence you can say safely in a way क्योंकि इलीगल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी भी प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करती है बीएमसी. जी जी जी. बट दैट डज नॉट मीन कि वो एफएसआई कवर्ड है या उसको कोई टाइटल ओनरशिप है. वो डिस्प्यूट क्लेम करना है तो आप सिविल कोर्ट में जाके जो करना है वो करिए. लेकिन अगर यहाँ पे ये समझा जाए कि ये सारी चीजें हैं, forget the FSI for the time being, but during the redevelopment, this particular person can definitely coordinate and negotiate with the builder. I am having these 6 garages. These are the documentary evidences to it, and I will be not surrendering with these garages till I get compensated appropriately in kind or in whatever kind it may be. Okay. So this is one thing. अभी उसका अगर लीगलिटी ही चेकआउट करना है तो 351 बीएमसी एक्ट में एप्लीकेशन डाल के उसको चेकआउट करना पड़ेगा. अगर वो चेकआउट करने के चक्कर में ऐसा हो जाएगा कि द बीएमसी कम्स एंड सेज कि नहीं इसका प्लान में तो है ही नहीं, सैंक्शन नहीं है, दे नीड टू आस्क यू टू रिमूव द स्ट्रक्चर. एक बार वो रिमूव करने की नौबत आती है तो वो बिल्डर और सोसाइटी भी खुश हो जाएंगे कि भाई अब इसका तो कुछ देना लेना कुछ भी नहीं है. All those things. So a mistake committed 50 years back by issuing a share certificate by levy of property tax, etc., is not going to give you title ownership of that particular property, PP Act में, unless and until you prove it yourself कि there is this particular agreement, there is this FSI, वगैरह वगैरह. An agreement, of course, will give you irrefutable right over that property. Okay. Now, coupled with acceptance, consent of the managing committee via the share certificate, maintenance charges, light bill, falana dhikana, and all those things. So these are the defense that can be exercised in the matter. जी. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, ma'am, for joining in. So, may I ask a question, sir? Yes, Mr. Jindal, please go ahead. So, मेरा क्वेश्चन आशीष जी से है. Yes, सर, जब अभी आपने कहा था कि मैनेजिंग कमेटी हैज अ राइट टू एजीएम हैज अ राइट टू डिक्लेयर पार्किंग प्लेस ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस या फिर रोटेशन बेसिस. अब एक सोसाइटी है, 50 इयर्स ओल्ड सोसाइटी है, वहाँ के 60 मेंबर्स थे, पार्किंग वहाँ पे 30 में पार्किंग है, तो उस वक्त गाड़ियां कम थी, तो उन्होंने एजीएम में पास कर दिया था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में. अभी अगर ये अमेंड करना चाहें तो उनको एजीएम में कॉल करनी पड़ेगी, बट दोस पीपल हैव अ मेजॉरिटी ड्यू टू इन्फ्लुएंस एनीथिंग. तो जो आदमी को पार्किंग नहीं मिल रही है वो रोटेशन में भी डिमांड करेगा तो एजीएम में वो पास नहीं कर पाएगा. तो जो उन्होंने 50 ईयर्स से पार्किंग लेके बैठे हुए हैं वही अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना के बैठे हुए हैं एक प्रकार से, तो इसका कोई रास्ता है? यस सर, बिल्कुल है इसका रास्ता. लॉ के रास्ते में हर चीज का एक सॉल्यूशन है. मे बी थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा. ये जो आपने बताया कि 13 पार्किंग और 16 मेंबर्स हैं, राइट? 3 मेंबर्स, 60 मेंबर्स और 30 पार्किंग है. अच्छा, डबल रेशियो हो गया फिर भी, 30 पार्किंग एंड 60 मेंबर. इसमें अगर सोसाइटी बायलॉज के हिसाब से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जा रही है तो एवरी ईयर उनको इस पे जाना पड़ेगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे. अगर वो चीज फॉलो नहीं कर रहे हैं और आप चाहते हो कि रोटेशनल बेसिस पे जाए तो आपको फिर अप्रोप्रिएट बेंच को अप्रोच करना पड़ेगा. वेदर कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच कीजिए या सिविल कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं या आप कोऑपरेटिव हाउसिंग कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं. एंड
डायरेक्शन मान सकते हैं सोसाइटी के लिए कि इनको आप डायरेक्ट करो ये चीज के लिए, क्योंकि 30 मेंबर इसमें एग्रीव्ड हो रहे हैं, राइट? 30 मेंबर्स को बेनिफिट मिल रहा है सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड 30 मेंबर टोटल एग्रीव्ड पार्टीज बनते हैं। तो 30 मेंबर्स अगर अप्रोच करेंगे इस बेंच को, तो आई एम श्योर डायरेक्शन आएगा आपके फेवर में कि इसको रोटेशनल बेसिस पर रखा जाए, विच इज बेनिफिशियल फॉर ऑल। क्योंकि वो बोलते हैं कि रूल ये है फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस और रोटेशनल, सो वी हैव सेलेक्टेड फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, वी आर नॉट सेलेक्टिंग रोटेशनल, और आपको एजीएम में तो मेजॉरिटी मिलेगी नहीं, तो गो अहेड, आपको जो करना करो। Then every year change this thing, na? Every year you have to ask for this application. Every year you have to ask for that application, first come first serve। वो भीड़ लगने लगी कि 31st के नाइट के जैसी, कि कल नया साल है तो आज से पार्टी करते हैं अपन, तो वो चीज अवॉइड करने के लिए ही लोग रोटेशनल बेसिस पे जाना पसंद करते हैं, क्योंकि एवरी ईयर वो फिर हेडेक होगा ना सर, वापस से एक बार एप्लीकेशन आएगा, फिर से उसको करना है आपको, पूरा मार्किंग करो, फिर से उसको ये करो, तो उससे बेटर है कि या तो सोसाइटी समझे इस चीज को, या तो फिर आप डायरेक्शन लेके आए कोर्ट के। गॉट इट। यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन था कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस फॉर लाइफ टाइम। नहीं सर, नहीं, वो लाइफ टाइम नहीं हो सकता। I cannot take the name of the society, but the chairman is of a big lawyer of a big solicitor firm, secretary also is of a big solicitor firm, इसके लिए मैं नाम नहीं लेना चाहता। ये सर सब खेल है इंटरप्रिटेशन का, किस चीज को आप कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं। जब कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट अपना इंटरप्रिटेशन देता है, लुकिंग टुवर्ड्स ऑल द 30 एग्रीव्ड मेंबर आल्सो। ये तो क्या है सर कि अभी वो मैनेजिंग कमेटी में है, पावर है, रसूख है, तो अपना पावर का मिसयूज करते हैं, बट ये 30 मेंबर्स को अपनी पावर दिखानी पड़ेगी। नहीं, 30 मेंबर्स में नहीं, सिर्फ 2 या 4 मेंबर ही पावर दिखाएंगे, क्योंकि बाकी 25 मेंबर्स बोलते हैं ये वकीलों से क्यों टक्कर लें करके वो डरे बैठे हैं। प्रैक्टिकल इन द सोसाइटी कोई आदमी मतलब ही ना ऑब्जेक्शन लेना नहीं चाहता, तो सिर्फ 4 या 5 मेंबर ही लेंगे ऑब्जेक्शन। सर सेनापति एक ही होता है, उसके पीछे पूरी सेना होती है। अगर 2-4 लोग भी इनिशिएट लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। Thank you, Mr. Jindal, for joining in. Anybody has we'll take one more query if anybody is there. It is already 9:30 and we'll like to conclude. और किसी को कुछ पूछना है? सर मैं समझती थी कि आप जो बोलते फर्स्ट कम फर्स्ट, तो मैं समझती थी जो गाड़ी पहले आए वो पार्क करे, और ऐसा मैं समझती थी। तो ऐसा तो नहीं होता है ना? फिर तो रोज झगड़े होंगे, रोज सोसाइटी में झगड़े होंगे अगर ऐसा होगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अलॉटमेंट का है, पार्किंग स्पेस का, गाड़ी का पार्किंग का नहीं, अलॉटमेंट लेटर का है। ओके, वो अलॉटमेंट लेटर 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, अगले साल वही तमाशा, वही साइकिल, वही चक्री फिर से चलाना पड़ता है। अनफॉर्चुनेट है हमारी हाउसिंग सोसाइटीज का ऐसा कानून बना हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कानून टोटली बेकार है। ये कोई तरीका नहीं है कि मेरी गाड़ी आज अंदर है, 1 साल के बाद में मेरी गाड़ी फिर बाहर खड़ी रहेगी, फिर अंदर करूंगा, फिर बाहर खड़ा करूंगा। लेकिन अब शहर में रहना है और जगह नहीं है, तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। एडवोकेट अनिल साहब। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। क्वेरी है, यस में जैसे मेरा न्यू घर है, 30 पार्किंग है, 50 कारें हैं, रोटेशन बेसिस चल रहा है, लेकिन सोसाइटी क्या कर रही है, बाहर में जो अनिल जी आपकी वॉइस पूरी ब्रेक हो रही है सर, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कंप्लीटली ब्रेकआउट हो रहा है। हेलो, अभी ठीक है क्या सर? नहीं अनिल जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी भी नहीं है ठीक? आप बोलिए, मैं कोशिश करता हूँ समझने की। अनिल साहब, आपकी सोसाइटी में सर वो जो गाड़ियाँ जो बाहर रहती है, हाँ, गाड़ियाँ जो बाहर रहती है रोटेशनल बेसिस पे, उसके ऊपर में बिलिंग करते हैं सोसाइटी वाले, ये लीगल है या इलीगल है? सोसाइटी के रोटेशन कंपाउंड के सोसाइटी बाहर रहती है। अनिल सर जी, आपकी सोसाइटी में कुछ गाड़ियां बाहर खड़ी रहती है, सोसाइटी के कंपाउंड के बाहर, बिलिंग हो रही है, उस महीने की बिलिंग हो रही है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर जी। नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा सर
Can I explain his question? Can I explain his question? I understood. Yes, please. Go ahead. He is asking that some of the cars are getting parked outside the society because of rotation. So society is charging for that period also. How it is possible, That sir? is- How it is possible? That is his question actually. So Sir, society is एक charging him. एक महीना बाहर लगा रहे हैं तो वो एक महीना भी चार्ज कर रहे हैं सोसाइटी पार्किंग. सोसाइटी सोसाइटी इज पब्लिक चार्जिंग. रोड में सोसाइटी पब्लिक रोड में गाड़ी खड़ा करने का पब्लिक चार्जेस ले रही है, ऐसा आप हाँ, बोल रहे ऐसे मेरे समझा उनका क्वेश्चन. बराबर बोला सर. राइट. यस यस. एक फनी चीज है, सोसाइटी के कंपाउंड के बाहर अगर कोई गाड़ी खड़ा करता है तो उसका चार्जेस वो लोकल म्युनिसिपल वाला लेगा या तो आरटीओ लेगा या जो भी कोई अधिकारी होगा वो लेगा, लेकिन सोसाइटी कैसे लेगा? ये तो जिसको कहते हैं ना कि फ्रॉड और चीटिंग वाला केस हो गया. कि जो बाहर की प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी, वो आपकी नहीं है, फिर भी उसका भाड़ा आप ले रहे हो. अच्छा खासा वसूली का काम चल रहा है, आई थिंक सो. तो इसमें I एक think छोटी कि सी अगर चीज ऐसा है. कुछ, हाँ जी, इसमें एक छोटा सा ऐड करता हूं सर मैं, आप कंप्लीट कर लीजिए. हाँ तो बाहर सड़क में पार्किंग करो जो आपकी नहीं है और फिर भी आप उसका वसूली करो. तो मेरे समझ से तो उस मेंबर को, अगर डायनेमिक मेंबर है तो उसको कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में 4-5 सेक्शन के अंडर में केस पक्का फाइल कर देना चाहिए ताकि वंस फॉर ऑल ये मैटर सेटल हो जाए. कोर्ट में उसको बोलने दीजिए कि सर जगह तो म्युनिसिपैलिटी की थी या पब्लिक प्रॉपर्टी थी और मैंने उसको भाड़े पे उठा के उसको भाड़ा भी वसूली कर लिया मैंने. एक बार कोशिश कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से कोर्ट में डाल के मैटर. एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा और खुलासा भी हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है. और जो मैनेजिंग कमेटी अपने आप को 30 मार खा समझते हैं या 7वें आसमान पे जो उसको बोलते हैं ना 7th क्लाउड पे तैरना जो समझ रहे हैं, उनको भी पता चल जाएगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. अगर कोई अज्ञानी में काम कर रहा है तो शायद कोर्ट के ऑर्डर से ज्ञान मिल जाए, ऐसा मुझे लगता है. कोशिश करने में क्या हर्ज है? मिस्टर लक्ष्मण, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? कुछ मेंबर्स सर जाते हैं, जैसे आउट स्टेशन जाते हैं, कुछ मेंबर्स आउट स्टेशन जाते हैं फॉर अ मंथ और 2 मंथ, तो वो आके सोसाइटी से बोलते हैं कि 2 महीने तक तो हम थे ही नहीं सोसाइटी में, हमारी कार तो थी नहीं, तो भी आप चार्जेस कैसे ले रहे हो? इस चीज पे बहुत डिस्प्यूट होता है समटाइम. तो उनको मैं बता दूं कि वो आपको चार्ज करना लाइबल है, वो सोसाइटी रॉन्ग नहीं है वहां पे, क्योंकि उन्होंने आपको अलॉट किया हुआ वो पार्किंग. अब उस पर आप पार्क नहीं कर रहे हो, आप कहीं चले गए हो, वो सोसाइटी की जिम्मेदारी नहीं होती है. भले आपने वहां पे पार्क नहीं किया हुआ है तो भी आपको पार्किंग चार्जेस पे करने होते हैं. इसी तरह ये भी समझे कि मैं 3 महीना दुबई में था, मेरा फ्लैट लॉक था, तो साहब मैं तो फ्लैट में रह नहीं रहा था, तो मेंटेनेंस चार्जेस किस चीज का भरूं मैं? मेंटेनेंस आता है सर. तो ये भी सोचना चाहिए कि पार्किंग नहीं देना है और मैं 6 महीना मेरा फ्लैट बंद था, तो मेंटेनेंस चार्जेस भी किस चीज का भरूं? Am I right, sir? Right. Mr. Lakshman, last question by you. सर एक क्वेरी है, जो रेरा में मैकेनाइज्ड पार्किंग है, स्टैक पार्किंग है या मैकेनाइज्ड पार्किंग है, उसका अलॉटमेंट हो सकता है क्या और वो सेल कर सकता है बिल्डर? मैकेनाइज्ड पार्किंग जो मैकेनाइज्ड पार्किंग होती है, जो स्टेक पार्किंग्स होती हैं सर, जी, ये भी एक तरह से ओपन पार्किंग में ही काउंट कीजिए, क्योंकि एनी अदर थिंग विच इज नॉट इंक्लूडेड इन फ्लैट इज अ कॉमन एमिनिटी. और जो भी चीजें कॉमन एमिनिटी है, तो उन्होंने खर्चा किया डेवलपर ने मैकेनाइजेशन में, वो सेल कर सकते हैं? नहीं, सेल तो सर वो ओपन पार्किंग भी कर ही रहे हैं ना, बिल्डर तो ओपन पार्किंग भी सेल कर ही रहे हैं, वो कहाँ ना बोल रहा है. ये तो हम बायर को डिसाइड करना है कि हमको वो लेना है या नहीं लेना है. जैसे वो आंटी ने पूछा कि उनको 7 लाख रुपए मांग रहे हैं पोडियम पार्किंग के, तो उनको लेना है कि नहीं लेना है? तो मैं रहूं तो मैं तो बिल्कुल नहीं लूं. 7 लाख रुपए पोडियम पार्किंग के देके उसमें भी गारंटी नहीं है कि कल को सोसाइटी बनने के बाद कैंसिल हो जाएगा. सोसाइटी बनने के बाद वो फॉर्म होने के बाद, नहीं, सोसाइटी जब तक फॉर्म नहीं होती तब तक तो बिल्डर का खेल चलता रहता है. हाँ. आज अगर आप सारे सोसाइटी मेंबर्स बिल्डर से पार्किंग परचेज नहीं करो तो किसको बेचेगा? आउटसाइडर को बेचेगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है. और सोसाइटी बनने के बाद वो सारा आपका है. तो ये तो हम मेंबर्स को समझना है कि हमको वो चीज लेनी है नहीं लेनी है. पर अभी कुछ मेंबर लोग ने एग्री कर दिया है, बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रहा है,
उसको वो एग्री किया है कि आप 20-25 पार्किंग से आप भेजो, हमको कोई एतराज नहीं है। तो Sir, any kind of parking, whether it is open, whether it is covered, whether even it is a garage. मेंबर्स ने एग्री किया रीडेवलपमेंट में, आप भेजो, हमको कोई ऑब्जेक्शन। ठीक है, वो मेंबर्स का लॉस है सर, जो मेंबर्स परचेज कर रहे हैं उनका लॉस है। कल को अगर कोई मेंबर, एक सिंगल मेंबर भी उठ के कोर्ट में जाता है, सर एक क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है कि मेंबर्स ने उसको राइट दिया बेचने के लिए। शुड मेंबर्स भी ऑल्सो, जो रीएप मेंबर्स है उसके नाम से एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। मेंबर्स अप्रोच कर सकते हैं सर, मेंबर्स अप्रोच कर सकते हैं विथ ऑल द जजमेंट्स एंड जितने भी है, बट होता कुछ नहीं है सर, फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ नहीं होता है। नहीं, मेरा ये कहना है, अभी 3 मेंबर ने ऑब्जेक्शन दिया, आपने क्यों ये लिख के दिया है डेवलपर को कि आप बेच सकते हो, जो इलीगल है? तो 3 मेंबर जिन लोग एग्री नहीं कर रहे हैं, क्या वो एफआईआर कर सकते हैं कमेटी के ऊपर कि आपने कैसे ये सही करके दे दिया? नहीं, कमेटी सेल नहीं कर रही ना सर, सेल तो बिल्डर कर रहा है। उनको पावर दिया है, आप कर सकते हो। नहीं, ऐसा पावर कोई मायने नहीं रखता है सर, इट इज बैड इन लॉ, और कोई लॉफुल अबाइडेड नहीं है ये आपके ऊपर। इसके लिए एफआईआर कर सकते हैं क्या, प्रोसिक्यूशन डाल सकते हैं? आप अप्रोच कर सकते हैं सर, अप्रोच कर सकते हैं। आशीष जी, इनका कहने का ये मतलब पूछ रहा है कि एक बिल्डर है और 3 मेंबर ऐसे मैनेजिंग कमेटी के जिन्होंने ऐसा कह दिया कि भाई बिल्डर साहब आपकी पार्किंग सेल कर दो, और प्रोबेबली वो शायद रेजोल्यूशन भी रिकॉर्डेड होगा। इनका प्रश्न ये है कि उस 3 मैनेजिंग में आ रहा है, प्लीज डू नॉट इंटरप्ट, प्लीज डू नॉट इंटरप्ट। आपका जो क्वेश्चन है समझ लिया हुआ है, थैंक यू। जवाब देने का मौका दीजिए किसी को। थैंक यू, सॉरी। तो जब अगर आप पूछ रहे हैं कि उस पर क्रिमिनल केस हो सकता है या नहीं हो सकता है, आप कर सकते हो। साठगांठ का केस बनता है, चीटिंग का केस बनता है, फ्रॉड का केस बनता है, तो आप उस 3 मैनेजिंग कमेटी के ऊपर प्लस उस बिल्डर के ऊपर आप केस कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके पास में डॉक्यूमेंट है। उसको एबेटमेंट टू क्राइम बोलते हैं। आपने साठगांठ किया उसके साथ में, सोसाइटी को चीट किया, बेचने का किया, हक लगाया वगैरह वगैरह, इट इज पॉसिबल। पर इस केस के लिए आपको प्रॉपर लोकल एडवोकेट को मिलके ठीक से डिस्कस करना होगा, तब जाके आप इसको आगे ठीक से समझ पाओगे। थैंक यू, थैंक यू। मोरे सर, हॅलो सर, मेरा क्वेश्चन आहे, चालू द्या। हॅलो, मी ऐकलं, मी रेकॉर्डिंगला बघतो मग। सर मेरा एक क्वेश्चन है। आशीष सर, गुड इवनिंग सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ सिंह सर, बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने अपने लेक्चर में बोला था कि डीआर को पावर नहीं है पार्किंग स्पेस के बारे में जजमेंट देने का, तो डीआर को क्या क्या पावर है वो कहाँ पे लिखा हुआ है सर? हियर मी? हेलो, डीआर को क्या क्या पावर है आप ये पूछ रहे हो, करेक्ट सिंह साहब? यस सर, यस सर। ओके, तो डीआर को पावर बायलॉज के अंदर तो कुछ भी नहीं है, बायलॉज तो सोसाइटी के लोगों के लिए होता है, लेकिन उसका पावर एमसीएस एक्ट में दिया हुआ है। ओके, एमसीएस एक्ट, दैट इज महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। कोई रूल में दिया हुआ है सर? सर कोई रूल में दिया हुआ है? सरकारी अधिकारी है वो। आप सेक्शन 78 पढ़ सकते हो, आप सेक्शन 79 पढ़ सकते हो, आप सेक्शन 22 है, 23 है, 75 है, 76 है, 81 है, 82 है, 88 है, 98 है, 154 बी 23 है, 154 बी 27 है। ये सारे सेक्शंस हैं जिसमें डीआर को कुछ ना कुछ अलग अलग किस्म के अथॉरिटी दिया हुआ है। ओके, थैंक यू सर, हेमंत सर एंड आशीष सर, थैंक यू सर। और साहब आपला 2 शब्द प्लीज बिफोर वी कंक्लूड। Hello. Okay. I have a question. One short question before we conclude the matter. Yes. Thank you. Please go ahead. Hi, Hemanji and Ashi. My society has got an administrator now, and my parking has been there from 15 years. Now, what he has done, he has taken my parking and given it to some
other guy under the pressure of the ex-chairman. So is he authorized to do that? How he is practicing this thing means everybody's parking slot has been cancelled, including yours or only yours? No, many. And all given to ex-committee members. Taken from members and allotted to them under pressure from the ex-chairman. And the pressure cannot issued the allotment letters to them. See, administration doesn't work under pressure, very first thing. Second thing, if he is doing this thing, so he would have followed the same bylaws, that he would have cancelled all the allotted parkings and he is re-allotting the things as per the society bylaws. No, but he's not doing that. He's just favoring the ex-committee members, removing the regular members' parkings and actually issuing allotment letters. Is he authorized to do that? No, not at all. Okay, let me answer this thing, Ashish ji. हाँ सर. एडमिनिस्ट्रेटर जो आपके सोसाइटी में अपॉइंट होता है उसका सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 काम लिमिटेड होता है. जो आपने कार्यवाही बताया, जो आपने इश्यू बताया, दैट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, governing function, which can be done only and only by the managing committee after getting approval from the general body. The role of the administrator is come to the society, do day-to-day routine activities. बिजली का बिल भरो, पानी का बिल भरो, सिक्योरिटी का बिल भरो, और उसका मेन काम है आने के साथ में ही इलेक्शन की तैयारी करके रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करवाने का ऑर्डर लेकर इलेक्शन करो और सोसाइटी खाली कर दो. Besides this thing, 2-3 things, he has got no powers whatsoever, whichsoever, to do in the society without any exceptions. We have conducted a webinar. We have conducted a webinar on this issue. One moment. Let me locate it and I'll give you the link immediately. So you can check out the link in the chat box and copy it down and then use it. We had an extensive discussion on this thing. Yeah, I shall definitely see that. That will help me. Yes. One moment. Now I am posting the link on the chat box. Please check it out. Yes, I got it. Copy the whole link and then you can check out each and every function of the administrator. Anyway, thank you all friends for joining in. Thank you We so will much. conclude today's webinar. I especially thank our guest advocate Ashish Dube for enlightening us, for giving out so many information which has benefited all the members over here, all the friends over here, and I am obliged for his knowledge sharing. Now with the permission of the participant friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody. And Thank you, Hemant sir. Thank you, Ashish sir. Thank you so much, Hemant Sirji. It was a great pleasure doing this webinar, and I guess this is the longest webinar what we have done. It is around 2.5 hours, I guess, and this is the longest webinar what our Cooperative Housing Society Forum has done. Yes. You made it interesting. You made it very It interesting. is really interesting, sir. It was really interesting, and I'm so happy to join you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. I appreciate it. Credit goes to Hemant ji. Thank you, sir. Thank you, Hemant sir. Thank you.